आदरणीय श्री अमरीश जी, श्री आनंद गोयल जी और विश्व हिंदू परिषद के सब कार्यकर्तागण, मित्रों, एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हम आज इकट्ठा हुए। अपना भारत और भारत का तत्वज्ञान ये मानता है कि प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर रहते, प्रत्येक मनुष्य अपने अंतर में स्वयं श्री भगवान को विराजमान पाता है। और इसलिए जब परिचय पूछते हैं वेद में तो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि त्वमपि, मैं भी ब्रह्म हूं और आप भी हैं। ऐसा मनुष्य की श्रेष्ठता के बारे में हमारा तत्वज्ञान है। ये तत्वज्ञान बाकियों का नहीं है, ये तत्वज्ञान केवल भारत का है। क्योंकि उनके यहाँ मानते हैं ईसाई परंपरा में और मुसलमान परंपरा में कि भगवान ने ये संसार बनाया, उस संसार को 6 दिन में बनाया और फिर उसके पास में जो सबसे अच्छा था, सबसे श्रेष्ठ था, उस मिट्टी को, उस पानी को इकट्ठा करके उससे एक मनुष्य बनाया। उसका नाम रखा एडम या आदम। एक महिला बनाई, उसका नाम रखा हव्वा या ईव। और उनको कहा कि ये सारी पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए है, इसका उपभोग करो, इसका आनंद उठाओ। पर वो जो सामने का एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ को कभी मत लेना, उसका फल मत खाना। अब आदम और ईव वो आनंद से घूमते थे, 10 जगह जाते थे। उनके लिए पृथ्वी सुंदर थी, प्रकृति सुंदर थी, धरती अच्छी थी, जल स्पष्ट साफ था, फल खाने को मिलते थे। पर उनकी संस्कृति में एक ईश्वर है और एक शैतान है। शैतान उनको भ्रम में डालता है और भ्रम में डालते डालते उसने इन दोनों को ये समझाया कि ये जो पेड़ का फल खाने के लिए मना किया, ये जरूर खाओ, ये खाओगे तो तुम ही अल्लाह हो जाओगे। और एक दिन शैतान की बातों में आके जिस एक पेड़ का फल खाने के लिए उनको मना किया था, उस पेड़ का फल उन्होंने तोड़ लिया। इसको वो बोलते हैं द ओरिजिनल सिन, पहला पाप। और फिर भगवान बहुत नाराज हुए, अल्लाह बहुत नाराज हुए, गॉड बहुत नाराज हुए और उन दोनों को इसके दंड स्वरूप पृथ्वी पर भेज करके, और उनसे ये सृष्टि हुई। तो यह सारे के सारे मनुष्य यह पाप की संतान है। और यीशु मसीह गडरिये थे जो पाप के रास्ते से इन सबको मुक्त कराने के लिए आए थे। उन सब के पापों का दंड उन्होंने क्रॉस उठा के उस पर लटक के अपने ऊपर भोगा। हम मानते हैं कि दुनिया की सब शक्तियां, सब सामर्थ्य यह मनुष्य के शरीर में है। वो मानते हैं कि मनुष्य पाप की संतान। और ईशोपनिषद में एक बहुत सुंदर मंत्र आता है कि मनुष्य, संत, ये सूर्य को बोलता है, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता हूं, आप अपनी रश्मियों को समेट लीजिए। और फिर वो कहता है, अरे आपने अपनी रश्मियां समेट लिए, अब मैं आपको देख सकता हूं। यो असा वसौ पुरुषः सो अहम अस्मि, कि यह जो पुरुष आप हैं, आप जो हैं, मैं भी वही हूं। सूर्य को कहते हैं। ऐसा सामर्थ्यवान मनुष्य भारत का था
और इसलिए वैदिक काल में, रामायण काल में, महाभारत के काल में और मुगलों के आने से पहले तक भारत में हम जो कुछ भी उत्पादन करते थे, हमारे कारखाने में, हमारी भट्टियों में, हम जैसे कृषि करते थे अपने खेत में, हम जैसे फलों की बागवानी करते थे, जो कपड़ा बनाते थे, गहना बनाते थे, भवन बनाते थे, वो सर्वश्रेष्ठ होता था, सबसे अच्छा होता था। मुगलों का आक्रमण हुआ, हम गुलाम हुए, हमारे मंदिर तोड़ा, हमारा मनोबल तोड़ा, हमारा आत्मविश्वास तोड़ा, और उसमें से मैं मूर्ख खल कामी, मैं अबोध अज्ञानी, ऐसी भाव भूमिका में हमको ले आए। अपने अंदर देवत्व को ढूंढने वाले व्यक्ति मूर्ख खल कामी अबोध अज्ञानी ऐसी आरती गाने लगे। जैसा भाव होता है वैसा ही अंतर बन जाता है, जैसा भाव होता है वैसे ही शरीर और व्यवहार हो जाता है। और अपने प्रति की यह हीन भावना आजादी के बाद भी चलती रही। मैंने पिछले कार्यक्रम में एक छोटा सा अनुभव बताया था कि एक बार मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, उसका कोई पार्ट बदलवाना था, मैं लेने गया तो मैंने पूछा इतना महंगा बता रहे हो, कुछ कम का मिलेगा? अब आपने भी ये शब्द सुना होगा। उसने कहा बाबूजी सस्ता भी है, पर वो देसी है। देसी है माने, देसी है का मतलब तो ये होना चाहिए कि अपने देश में बना है, पर उसका ये मतलब नहीं था ना। उसका मतलब था ये खराब है, ये इन्फीरियर है, इसका भरोसा नहीं है कब टूट जाए, आपको ले जाना है तो ले जाइए। तो देसी का ये मतलब कैसे हो गया? एक्सपोर्ट क्वालिटी माने बढ़िया माल है, ये मतलब कैसे हो गया? ये इंडिया है, यहां सब चलता है, ऐसा कैसे हो गया भाई? और ऐसे भाव वाले लोग आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाएंगे? भारत आत्मनिर्भर होगा जब वो उत्कृष्ट होगा, जब वो सर्वश्रेष्ठ होगा, जब दुनिया के बाजार में किसी चीज की अच्छी होने की गारंटी ये होगी कि भाई साहब ये भारत में बना है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने यह फैसला करा कि जैसा सरसंघ चालक जी ने आह्वान किया है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, वैसा आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा जो प्रयत्न है, उस आत्मनिर्भर भारत को उत्कृष्ट भारत बनाना, इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। और ये क्षमता हम में है। हम जब चाहते हैं तो कर लेते। अंतरिक्ष विज्ञान में जाने की हमने सोची, धरती के ऊपर के अंतरिक्ष में हमारे रॉकेट्स जाएं, हमारी दुनिया को लीड करते। हमने चंद्रमा पर यान उतारने की सोची, हम सुरक्षित उतार पाए, हम मंगल ग्रह तक अपने यान को भेज पाए, प्रिसीशन के साथ, एग्जैक्टनेस के साथ। और इसलिए आकाशीय विज्ञान के हम एक लीडिंग व्यक्ति हो गए। एटॉमिक पावर के फील्ड में हमने काम करने की सोची, एटम बॉम्ब के फील्ड में काम करने की सोची। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में 5-6 देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है, उस इलीट क्लब में शामिल हो गए। धरती के नीचे और सागर के नीचे जाकर के
खोजने का हमने तय किया, हम दुनिया को लीड करने लगे। सब्जी फल के आंदोलन में हम बढ़े, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो गए। श्वेत क्रांति की, हम दूध के सबसे बड़े उत्पादनकर्ता हो गए। कंप्यूटर्स के फील्ड में, सॉफ्टवेयर के फील्ड में, जहां इनोवेशन लगता है, जहां कल्पना लगती है, हम दुनिया के लीडिंग कंट्रीज में हैं। तो यह उत्कृष्ट भारत बनने की क्षमता है, हम करके दिखाते हैं। जिस समय कोरोना आया था, उस समय N95 ये मास्क भारत में नहीं बनते थे, पर जरूरत थी, तुरंत की जरूरत थी, प्रतीक्षा नहीं हो सकती थी। तो आज 2 लाख मास्क रोज बनने की क्षमता हमारे पास है। पीपीटी किट हमारे पास नहीं होती थी, हम चीन से मंगाते थे, वो अच्छी नहीं होती थी, सब स्टैंडर्ड होती थी, वो समय पर नहीं आ रही थी। भारत के लोगों ने कहा हम खुद बनाएंगे। आज 3 लाख से ज्यादा हम खुद बना रहे हैं। हमने अपनी जो टेस्टिंग लैब्स हैं, उनकी संख्या में कई 100% का बढ़ापा किया है। और इसके लिए हमने लंबी प्रतीक्षा नहीं करी है। कोरोना को आए हुए कितने दिन हो गए? क्लोरोक्विन दवाई, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वो मदद करती है, अमेरिका को, जापान को, बाकी देशों को हमने निर्यात किए, सारी दुनिया के लिए कर रहे। कोरोना की वैक्सीन बननी चाहिए, हमारे वैज्ञानिक डटे हुए और बाकियों से पहले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं। और जिस समय हमने एटॉमिक पावर की बात की थी, उस समय भारत में यूरेनियम नहीं था, विदेशियों ने देने से मना कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने कहा हम थोरियम से बनाएंगे। सदियों से स्वाधीन विचार का, मुक्त विचार का, असहमत होने का, अपनी बात पर दृढ़ता से टिकने का जो एक स्वातंत्र इस देश में था, उस स्वातंत्र के कारण इनोवेशन में पीछे रहने वाला देश नहीं है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने पूरे संघ परिवार के साथ जुड़ करके हम भारत को उत्कृष्ट बनाएंगे, हम भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसका फैसला किया। हम तो सबसे अधिक सामान चीन से खरीदते, सबसे अधिक पैसा हम वहां भेजते। हिमालय की हमारी सीमाओं पर जो पाकिस्तान की, जो चीन की सीमाओं का जमावड़ा है, उस जमावड़े का पैसा हम भर रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तो कंज्यूमर गुड्स हम वहां से क्यों खरीदेंगे भाई? हम अपने शत्रु देश को पैसा क्यों भेजेंगे? आज टर्की भारत के खिलाफ क्यों बोलता है? वह कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थन क्यों करता है? ईरान क्यों करता है? हम वहां से पेट्रोल लेते हैं, ये पेट्रो डॉलर्स हम उनको फाइनेंस करते हैं। हमारी जूती हमारे सिर हो रही है। क्रिश्चियन वर्ल्ड से जो हम आयात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज से, ये जो मुनाफे का पैसा हम बांट रहे चीन को, मुनाफे का पैसा हम बांट रहे हैं कुछ अरब कंट्रीज को, मुनाफे का पैसा हम बांट रहे हैं कुछ ईसाई देशों को। आत्मनिर्भर भारत होगा, आयात की जरूरत हमें कम से कम पड़ेगी, तो हमारा पैसा
हमारे देश के उत्पादनकर्ताओं के पास जाएगा, हमारे देश के व्यापारी के पास जाएगा, हमारे देश के किसान के पास जाएगा, हमारे देश के मजदूर के पास जाएगा। कोरोना के आफ्टरमैथ में जो गरीबी का जाल बढ़ गया है, जो लोग बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार मिलके उनके घर में समृद्धि के दीपक जलाएगा। इसलिए स्वदेशी का जो विचार था भारत का एक महत्वपूर्ण स्थायी अंश है। पर क्या इसका यह मतलब है कि भाई बाहर की चीज अगर हमें 10 रुपए में मिलती है तो हम 50 रुपए में खरीदेंगे? अगर बाहर की चीज 5 साल चलती है और एग्जैक्ट परिणाम देती है तो भारत की 6 महीने में खराब होने वाली चीज खरीदेंगे? क्या ये सारा का सारा वहन कंज्यूमर ने करना है? तो कहा कि नहीं, ये जिम्मेवारी भारत के कारखानेदार की, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी है कि वो अच्छा बनाने की तरफ बढ़ेगा। ये हमारे व्यापारी की भी है कि वो गुड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करेगा। ये हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स की भी है कि वो निर्दोष और वर्ल्ड क्लास सर्विस देंगे। और उसके लिए फिर क्या करना होगा? तो भारत में बनाने का, अच्छा बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का संकल्प करना होगा। मेड इन इंडिया का मतलब होगा द बेस्ट दैट इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी में भी और फिनिश्ड प्रोडक्ट में भी। क्या करना होगा इसके लिए? आत्मनिर्भर भारत बनेगा जब हमारे देश के दलित वर्ग को, अनुसूचित समाज को, अन्य वंचित वर्गों को काम करने का अवसर मिलेगा। हाथों में शक्ति है, हृदय में अरमान है, बुद्धि है, तो काम नहीं मिलता है। सब रोजगार, सब नौकरी ढूंढते हैं, नौकरियां पर्याप्त नहीं है। तो हमने फैसला करा कि हम सारे देश में अनुसूचित समाज की कुछ बस्तियों को छांटेंगे, अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों को छांटेंगे, जहां कहीं ओबीसी की गरीब लोग हैं उनको देखेंगे, शेष भी गरीब समाज के ध्यान करेंगे। इनको कौशल नहीं है तो कौशल दिलवाएंगे, इनके पास में धन नहीं है तो धन दिलवाएंगे। और कलेक्शन करके नहीं, भारत की सरकार ने इस कौशल की श्रेष्ठ व्यवस्था की है, उसमें कराएंगे। मैं कई बार देखता हूं कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हो गए जिसमें हिंदू तो बाहर ही हो गए बिजनेस के, है ना? आपको भी मालूम होंगे ना, प्लम्बर के काम में, वेल्डर के काम में, इलेक्ट्रीशियन के काम में, भवन निर्माण के ये 3 बड़े क्षेत्र हैं, बाल काटने के काम में, सब्जी बेचने के काम में। मांस की मंडी में, सब जगह पर कब्जा हो गया किसी और का। वो भी करें तो हिंदू क्यों छोड़ रहे भाई? तो क्या हम अपने होनहार और अच्छे नौजवानों को छांट करके उन्हें कह सकते हैं कि आईआईटी में या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाकर के हम व्यवस्था करते हैं, तुम ट्रेनिंग करो, प्लम्बर की, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, सरकार से रजिस्टर करो, सरकार से रजिस्टर हो गए, अब हम तुम्हारा परिचय कराते हैं, तुम क्षेत्र में काम करके परिणाम पैदा करो। उन व्यवसायों में हिंदू वापस जाकर काम करे, नाई का काम अपना वापस ले, मांस का काम अपना वापस ले, वेल्डिंग का काम अपना वापस ले। और छोटी छोटी मेहनत, छोटे छोटे प्रयत्न
कितने बड़े और कितने कीमती हो सकते हैं ये हमने देखा। एक बस्ती की 4 बहनों को ब्यूटिशियन का कोर्स कराया प्रधानमंत्री केंद्र से, कौशल केंद्र से। अब आजकल जो बड़े घर के लोग हैं वो ब्यूटी पार्लर जाने के बजाय ब्यूटिशियन को अपने घर बुला करके अपॉइंटमेंट दे के बुलाते। तो उन 4 ने कोर्स कर लिया। अनुसूचित समाज की बहनें थी, एक स्लम में रहती थी। आज उनके पास में इतना काम है कि उनसे कहो कि बेटी कल शाम को आ सकती हो, तो वो कहेंगी आंटी परसों का कोई टाइम दे दो। वो चारों कमाने वाली हो गई, प्रतिष्ठित हो गई। एक बुजुर्ग महिला थी, उनको निटिंग मशीन आती थी, 20,000 का बैंक ने ऋण दिया, हम लोगों की मदद से दिया। जिस समय उनके पास में वो मशीन आई उस समय से वो कमाऊ हो गई। अपनी झुग्गी के बाहर के बरामदे में नीला जाजम बिछा करके सब्जी बेचती थी। उनको एक रेहड़ी लेके दी, लाइट लगी हुई थी, मंडी में जगह दिलवाई, उनकी आय कई गुना बढ़ गई। तो हमारे स्लम में जो लोग रहते, झुग्गी झोपड़ी पर झोपड़पट्टी में रहते, जंगल में रहते, उनको जाकर के काम दिलवाना, कौशल दिलवाना, समाज का प्रोडक्टिव व्यक्ति उनको बना लेना, ये उत्पादन बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना, दोनों काम है। पहले बैच में जिनको हमने ऋण दिलवाया था, जब बैंक के मैनेजर से 8 महीने बाद पूछा तो मैनेजर का चेहरा चमक रहा था। कहने लगा भाई साहब, किसी एक भी आदमी ने अपने ऋण को लौटाने में देरी नहीं की है, सब टाइम पर आ रहा है सब। मैंने कहा उनको क्यों देते हो जो देकर लेकर के अमेरिका भाग जाते, इंग्लैंड भाग जाते, मुकदमा लड़ना पड़ता है उनको भारत में लाने के लिए। ये ईमानदार लोग हैं, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया का ऋण लेते, पाई पाई को हिसाब से खर्च करते, अपनी कमाई उसके द्वारा बढ़ाते, देश के लिए उत्पादन करते, तुम्हारा पैसा वापस करते। और जैसे जैसे ऐसा हो रहा है वैसे वैसे उन बस्तियों में एक गैर राजनीतिक राष्ट्रभक्त नेतृत्व खड़ा हो रहा है। उन बस्तियों के अंदर भारत के राष्ट्रीय होने का गौरव जाग रहा है, अपनी संस्कृति अपनी परंपरा पे रहने का गौरव जाग रहा है। हमने गांवों में काम करने का फैसला किया है और गांवों के अंदर उन्हें कहेंगे कि भाई ये जो तुम केमिकल फर्टिलाइजर्स लाते हो, पेस्टिसाइड्स लाते हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, तुम जहर देते हो, तुम धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते हो। ये सारी चीजें तुम्हारे उत्पादन के बाहरी हिस्से में जम जाती हैं, फल के बाहरी हिस्से में जम जाती हैं, स्वास्थ्य के लिए खतरा बनती है। अरे जब गाय दूध देना बंद कर देती है तब भी उसके गोबर और मूत्र से पर्याप्त आर्थिक साधन जुटाए जा सकते हैं। सारे खेत को खाद से, उर्वरा शक्ति से भरा जा सकता है। गौ आधारित कृषि के लिए काम करेंगे। शुरू में देश के 44 जिलों में काम करेंगे। किसान को वह तरीका समझाएंगे कि गाय और जैविक खेती कैसे हो सकती है। किसान के खूंटे पे गाय होगी, खेत में जैविक खेती होगी, स्वास्थ्यकर होगा, लाभकर होगा। बड़े शहरों में तो लोग पागल हैं केमिकल फ्री खेती के लिए। हमारी कॉलोनी में एक दुकान मुझे मालूम पड़ी जो प्राकृतिक उत्पाद बेचती है, बिना केमिकल्स की गेहूं और बाकी चीज़ें बेचती है। मैं गया तो उन्होंने कहा अगले 6 महीने का सारा बिका हुआ है, अगले 6 महीने का सारा बिका हुआ, उसके बाद में आइए।
किसान को अपने गांव की समृद्धि का रास्ता बताना, भारतीय परंपरा की खेती, अपने गांव की स्वच्छता, अपने मंदिर की सुघड़ता, वहां इकट्ठा होकर भजन गाना, और महिलाओं के बारे में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा 10-12 महिलाएं इकट्ठी होंगी, बचत करेंगी, सहवीरियम करवा वही इकट्ठे कार्य करेंगी, बैंक से ऋण मिलेगा, स्वावलंबी हो जाएंगे। स्वावलंबी किसान, स्वावलंबी महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति की बस्तियों में भी बेरोजगार नहीं, अपना काम करने वाले दमकते हुए चेहरे, और इन सब के सामूहिक प्रयत्न से समृद्ध भारत। इतना बड़ा लक्ष्य लेकर हम खड़े हुए। हमने देश के 44 जिलों, अपने 44 प्रांतों में 88 महानगरों में 750 बस्तियां पहले चरण के लिए छांट ली। अक्टूबर में हम 5-5 दिन का प्रशिक्षण देंगे, सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण देंगे। शिक्षा चाहिए तो सरकार पैसा खर्च करेगी। आईएएस आईपीएस में जाना है, प्राइवेट कोचिंग चाहिए तो शिक्षा सरकार पैसा खर्च करेगी। स्वास्थ्य के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं सरकार पैसा खर्च करेगी। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से समाज को जोड़ करके, सरकार की कौशल विकास की योजनाओं से समाज को जोड़ करके, समाज के सरकार की शिक्षा योजनाओं से समाज को जोड़ करके एक पुल बना करके पूरे समाज, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते। मन में सपना कि भारत के माल को, देसी शब्द को अपमानजनक नहीं समझा जाएगा। देसी शब्द का अर्थ गौरव से लिया जाएगा कि देखो भारत की बनी है, कुछ और पूछने की जरूरत नहीं। इस अभियान को हम सब लोग अपने परिश्रम और संकल्प के साथ आगे बढ़ाएंगे। मैं सब लोगों को आह्वान करता हूं कि इसमें जुड़ें, अपना समय श्रम शक्ति इसमें लगाएं, एक एक बस्ती लेकर के उसमें काम करने के लिए चलें और इस देश का चित्र बदलकर परम वैभव प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।